उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ पिछले कुछ समय से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है और करीब 1.5 महीने में इन भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। उधर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगी हुई हैं। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग भी कर रहा है। थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी जारी है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया। दरअसल बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों से दहशत है। 1.5 महीने में भेड़ियों के झुंड ने महिलाओं और बच्चों समेत कुल 9 लोगों की जान ली। पिछले 4 दिनों में 2 लोग, एक महिला और एक बच्चा भेड़ियों का शिकार बन चुके हैं। इसके अलावा भेड़ियों ने 40 लोगों को घायल भी किया है, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग शामिल। इस वक्त नरबक्षी भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है, पिंजड़े में कैद कर लिया। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये मेल भेड़िया है। इसका पिछले कई दिनों से इस इलाके में आतंक था। जो तमाम इसने अपने छोटे छोटे बच्चों के, इस गांव के इलाके के बच्चों को अपना निवाला बनाया था। तो तमाम वन विभाग के जो आला अधिकारी थे वो इसकी तलाश में थे और आखिरकार इस भेड़िए को आज पिंजड़े में कैद कर लिया गया है। जो अजीत सिंह जी हैं, जो डीएफओ हैं इस इलाके के, उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस भेड़िए को पिंजड़े में कैद कर लिया है। इन भेड़ियों का एक बड़ा झुंड है इस इलाके में, जो जिसकी वजह से आसपास के तकरीबन 30 से 32 ऐसे भेड़िए हैं जो इस इलाके में आतंक मचाए हुए हैं। जो तमाम वन विभाग के अधिकारी हैं वो इसकी तलाश में थे और आज सफलता मिल चुकी है। देखिए किस तरीके से इन्होंने इसको पिंजड़े में कैद किया है। दरअसल इस इलाके में रात में मूवमेंट देखा गया था भेड़ियों का। उसके बाद से जो अधिकारी थे वो लगातार सक्रिय बने हुए थे और आखिरकार लास्ट में इस भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। ये अभी बेहोश था, अभी कुछ देर पहले ही इसको होश आया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए मेल भेड़िया है। इस भेड़िए के आतंक से इस इलाके के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ये मेल भेड़िया है, जैसे कि जानकारी मिली है। ये वन विभाग की टीम है जिसको ये सफलता मिली है, जिसने इस भेड़िए को पिंजड़े के अंदर पकड़ा है। इस भेड़िए का इस इलाके में आतंक था और ये आप देखेंगे कि कैसे इसको पानी डाला जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से होश में है और ये अब पिंजड़े में कैद हो चुका है। ये वन विभाग के जवान हैं जो इसको कैद किए हुए हैं पिंजड़े में। देखिए आज का दिन सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच हैं अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जू में ट्रांसफर कर देंगे। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। हम लोग महीनों से इस पे लगे हुए हैं, करीब 1 महीना हो गया। लगातार हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं और हम लोगों ने पूरी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की है। थर्मल ड्रोन कैमरा, हम लोगों ने केजेस, कैमरा ट्रैप्स सब लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे लोग जो हैं फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। करीब 10 टीमें लगी हुई हैं जो, और इसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं जो कि ट्रैक कर रहे थे। और ट्रैक करने के बाद थर्मल ड्रोन कैमरा में हमारे वो आज आ गया और उसके बाद हम लोगों ने उसको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे अपराधों के लिए नया कानून लेकर आ रही है। बुधवार को पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बलात्कार को रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान के लिए नया बिल पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह बिल अगले हफ्ते विधानसभा में पेश किया जाएगा। कैबिनेट सदस्य और राज्य के कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा है कि वो स्पीकर विमान बंदोपाध्याय से 2 सितंबर से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध करेंगे। चट्टोपाध्याय ने कहा है कि नया बिल 3 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि वो बलात्कार के लिए मौत की सजा को अनिवार्य बनाने के लिए राज्य में कानून में बदलाव करेंगी। अगले हफ्ते विधानसभा में संशोधन पारित हो जाएगा। बलात्कार के लिए केवल एक ही सजा होनी चाहिए, फांसी, फांसी, फांसी। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के स्टूडेंट विंग के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। ममता ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस 31 अगस्त से एक आंदोलन शुरू करेगी ताकि बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके।
वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी की बात करेंगे, जहां से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची। दिल्ली में नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे रहने के बाद कंगना वहां से निकल गई। किसान आंदोलन पर स्टेटमेंट के बाद बीजेपी के किसी बड़ी नेता से कंगना की पहली मुलाकात रही। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान प्रोटेस्ट के नाम पर रेप और मर्डर हुए। अगर सरकार मजबूत न होती तो पंजाब बांग्लादेश हो जाता। इस स्टेटमेंट का विरोध होने पर बीजेपी ने कहा कि कंगना की अपनी राय है, पार्टी के लिए। बीजेपी ने 26 अगस्त को एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और इसमें कहा था कि पार्टी कंगना के बयान से असहमत है। कंगना को पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं है। पार्टी ने उन्हें आगे ऐसे बयान न देने की भी हिदायत दी थी। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे फेज की 26 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। 5 सितंबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। कैंडिडेट 9 सितंबर तक नाम वापस ले पाएंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। पहले फेज के 7 जिलों के 24 विधानसभा सीटों में 279 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें से 244 के नामांकन वैध निकले, 35 के पर्चे खारिज कर दिए गए हैं। 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण के चुनाव में 23.27 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें से 11.76 लाख पुरुष मतदाता होंगे। वहीं 11,91,000 महिला मतदाता होंगी। साथ ही 60 थर्ड जो जेंडर के वोटर्स हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होगा। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 होंगे। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। वहीं दिल्ली से कश्मीर की राजनीति में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद वोटिंग से पहले ही सरेंडर मोड में आ गए हैं। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद अब आजाद ने प्रचार भी नहीं करने का फैसला लिया। वैसे गुलाम नबी आजाद ने इसका कारण स्वास्थ्य बताया, लेकिन ऐन चुनावी वक्त में उनके इस ऐलान के अलग ही सियासी मायने निकाले गए। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सच में स्वास्थ्य की वजह से ही आजाद ने कश्मीर से दूरी बना ली। 2022 में कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने खुद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई थी और अपनी पार्टी में उन नेताओं को जोड़ा जो कांग्रेस या बाकी पार्टियों से नाराज थे। शुरुआत में कहा गया कि आजाद की पार्टी घाटी की अधिकांश सीटों पर फोकस कर रही है। कश्मीर में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया गया, लेकिन आजाद के मौजूदा रुख को देखते हुए सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। इधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख में बदलाव के अब कोई आसार नहीं है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने अधिकारियों को 1 अक्टूबर को चुनाव से संबंधित तैयारियां करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर को यानी उस दिन ड्राई डे घोषित करना शुरू कर दिया है। पलवल के डीसी और जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने इस बारे में ताजा आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने वोटिंग डेट को बदलने के लिए अपील की थी, क्योंकि वोटिंग डेट से पहले और बाद में छुट्टियां पड़ रही हैं, जो कि वोटिंग परसेंटेज को इफेक्ट कर सकता है। यही तर्क बीजेपी की तरफ से दिया गया था कि लंबी छुट्टी के कारण लोग घूमने जा सकते हैं और ऐसे में मतदान प्रतिशत कम रह सकता है। इनेलो ने भी इसका सपोर्ट किया था। चुनाव की तारीख बदलने की मांग पर चुनाव आयोग ने कल ही बैठक की थी और इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से तारीख में बदलाव को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने जरूर कहा कि जहां तक बीजेपी के कम मतदान की बात है तो इसका असर सभी पार्टियों पर पड़ेगा। बहरहाल चुनाव उसी तारीख को हरियाणा में होंगे एक फेज में, जिसके लिए तय की गई पहले तारीख दी गई थी। वहीं यूपी की अमेठी लोकसभा सीट की पूर्व सांसद और बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। स्मृति ने कहा कि अब राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे आप उनकी राजनीति को पसंद करें या नहीं, लेकिन ये अब अलग है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब खुद पर भरोसा हो गया है कि वो सफल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में राजनीति तेज हो चुकी है। सत्ताधारी महायुति के घटक दल एनसीपी ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने प्रदेश भर में मौन धरना आयोजित करने का ऐलान किया। एनसीपी की राज्य इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक खत जारी किया है। इसमें सभी से आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कहा गया। तटकरे ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि वो मूर्ति के गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मौन विरोध प्रदर्शन में शामिल हों और तहसीलदार और जिला कलेक्टर को पार्टी का ज्ञापन सौंपे। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील की।
वहीं एनसीपी के इस कदम से बीजेपी और शिवसेना हैरान है। एनसीपी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर प्रतिभा को लेकर के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे। उन्होंने पहले रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। इसके बाद डिप्टी सीएम ने श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत न हो इसके लिए 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। एक्स सिग्मा कंपनी और जेके सीमेंट की ओर से सभी एम्बुलेंस को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उपचुनाव को लेकर कहा, भाजपा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर जीतेगी। सनातन धर्म पर आप देखते हैं आए दिन लोग चोट करते रहते हैं, लेकिन सनातन धर्म अजर अमर है और ये सृष्टि को मतलब जिस ढंग से आगे बढ़ाने का काम सनातन धर्म ने किया है और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की कामना के साथ उस परंपरा के वाहक है। अयोध्या की सारी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हैं, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। नित नए डेवलपमेंट होंगे। आज मेरे से आपसे भी बात हुई है और कुछ अच्छा होगा। जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया है। विधायक रफीक खान पर उनके घर से निकलकर विधानसभा वो जा रहे थे, तभी गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए व्यक्ति ने उनके साथ पहले मारपीट की। सदर थाना पुलिस ने हमलावर को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर की पहचान विकास जाखड़ के रूप में हुई है। हमलावर सीआरपीएफ का पूर्व जवान है। मारपीट के दौरान वहां पर मौजूद रफीक खान के समर्थकों ने हमलावर की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक एक महिला स्वास्थ्य कर्मी का पति विधायक रफीक खान के आवास पर पहुंचा था, अपनी समस्या बताना चाहता था, लेकिन विधायक की सुनवाई नहीं करने पर वो नाराज हुआ और उसके बाद हमला कर दिया गया। मलयाली फिल्मों के मशहूर एक्टर और सीपीआई एम से कोल्लम के विधायक मुकेश एम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक अभिनेत्री ने पहले फेसबुक पोस्ट के जरिए मुकेश समेत 7 लोगों पर फिल्म के सेट पे शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। उसके बाद केरल पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। केरल पुलिस ने गुरुवार को 67 साल के एक्टर के अलावा साउथ एक्टर जयसूर्या समेत 7 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इन सभी आरोपियों का जिक्र अभिनेत्री ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर किया था। इस मामले की जांच एसआईटी करेगी, जिससे मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों की जांच के लिए गठित किया गया। अभिनेत्री इससे पहले अपनी फेसबुक पोस्ट में भी 2013 की घटना का जिक्र करते हुए कह रही थी कि फिल्म के सेट पर उनके साथ फिजिकल और वर्बल हैरेसमेंट हुआ है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी है। पूजा के जवाब पर विचार करने और नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने और समय मांगा। इसके बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक खेड़कर को गिरफ्तार न किया जाए। यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन रद्द किया। आयोग ने कहा था कि पूजा अब भविष्य में यूपीएससी का कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगी। पूजा ने आयोग के इस फैसले को चुनौती दी है। 28 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि यूपीएससी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने बृजभूषण के वकील से इस मामले में एक शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट में 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा, अब मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। बृजभूषण के वकील ने कहा, मामले में 6 शिकायतकर्ता हैं। एफआईआर दर्ज कराने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि सभी घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई। ट्रायल के दौरान अब तक अभियोजन पक्ष के 2 गवाहों के बयान दर्ज हुए। अब यौन उत्पीड़न पीड़िताओं की भी बयान दर्ज करने को लेकर नोटिस जारी हुआ। 10 सितंबर को अगली तारीख है। इस मामले में सुनवाई में महिला पहलवानों के 10 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर को एक अलग कमरे में हराउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के पास बयान रिकॉर्ड होंगे। बृजभूषण के वकील ने बीते 24 अगस्त को सुनवाई के दौरान पूरे मामले का विरोध किया और अपने वकील के सामने महिला पहलवानों के बयान दर्ज करने की मांग की थी। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की सिविल कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में राम जन्म यादव हत्या मामले में पेशी हुई है। कोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक ने इस मामले में फंसाने का आरोप लगाया। उनका यह कहना है कि कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, कल रिहाई होगी। अनंत सिंह ने कहा कि न्यायालय से इंसाफ मिला है और आगे वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही दावा यह किया कि वो आगे नीतीश कुमार के साथ राजनीति करेंगे। हाँ, केस वो था, वो रिहाई होने वाला है।
वो कल होगा। और दादा न्यायालय पे आपका जो भरोसा था वो कायम रहा और आपको हाँ, पूर्ण कायम रूप रहा। से आगे सर क्या कहिएगा? आगे राजनीति को लड़ेंगे लेकर? चुनाव। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की, जहां पर सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें 2 माछिल और 1 तंगधार में मारा गया। अभी मारे गए आतंकियों के शव बरामद नहीं हुए। सेना के मुताबिक माछिल और तंगधार में 28-29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद यहां पर सेना और पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन शुरू की। इस दौरान मुठभेड़ की भी जानकारी मिली। दोनों जगह पर अब भी सर्चिंग चल रही है। तीसरा सर्च ऑपरेशन राजौरी में चल रहा है। यहां पर बुधवार को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। अधिकारियों के मुताबिक 28 अगस्त की रात 9:30 बजे गांव खेरी, मोहरा लाठी और दांथल इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान देर रात करीब 11:15 बजे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 3 आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। दिल्ली और एनसीआर में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश की वजह से आज सुबह सड़कों पर जाम लग गया, जबकि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हुई। देर रात से ही दिल्ली एनसीआर में कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश होने का अनुमान जाहिर किया है। नई दिल्ली के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जगह जगह बारिश हुई और उसके बाद जल भराव की स्थिति हर साल की तरह इस बार भी देखने को मिल रही है। बारिश के बाद कई जगह जल भराव की स्थिति। मौसम विभाग ने गुजरात, उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 4 दिन से मूसलाधार बारिश की वजह से अलग अलग हादसों में अब तक 28 लोगों की मौत हो गई। 42,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम भूपेन्द्र पटेल से फोन पर बात करके हालात की जानकारी ली थी। भारतीय महिला टीम के स्पिनर राधा यादव और उनका परिवार वडोदरा में बाढ़ में फंस गया था। उन्हें एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। प्रदेश में 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे और तमाम सड़कें इस समय दरअसल प्रभावित हैं, बंद हैं। 238 तहसीलें भारी बारिश की जद में।